हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है खनिज संसाधन। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं खनिज संसाधन। ये स्पेशली क्लास 10th का है और आप पढ़ लीजिएगा। तो अगर कोई दूसरे क्लास में तो हानि तो नहीं करेगा। ज्योग्राफी का है, लगभग सभी क्लास में खनिज संसाधन टॉपिक है। चलिए, तो खनिज संसाधन पढ़ाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन, ठीक है। तो आज का टॉपिक खनिज संसाधन। तो हम ये बात उम्मीद करते हैं कि आप सब जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में आपको जितना भारतीय एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको सभी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और खनिज संसाधन के बारे में बतलाते हैं। और बात क्या है खनिज संसाधन के बारे में, तो सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं? खनिज खनिज किसे कहेंगे? तो खनिज किसे कहेंगे? पृथ्वी पर पाए जाने वाले वो सभी पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में, उसे क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? खनिज का खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में लिखते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थ खनिज कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, अब आता है, मान लीजिए ये खनिज है, हम निकाल ले, पृथ्वी में से निकाल लिए, पृथ्वी में से हम खनिज निकाल लीजिए और मान लीजिए 10 टन खनिज निकालिए। कितना? 10 टन। ये क्या है? खनिज है, खनिज। ठीक है, और इस खनिज में से हम निकालिए क्या? इस खनिज में से हम इसमें से जो निकालेंगे उसका नाम है अयस्क। जो आसानी से निकल जाए, जिस खनिज से हमको आसानी से कम खर्च पर जो धातु निकल जाए उसको कहते हैं अयस्क। तो अयस्क किसे कहेंगे? जिस खनिज से हमको धातु की प्राप्ति आसानी से एवं कम खर्च पर हो जाए उसे अयस्क कहते हैं। यार किसे कहेगा? देखिए, ये खनिज है, खनिज में से हम निकालेंगे, मान लीजिए इतना निकालिए अयस्क, अयस्क निकालिए। ये खनिज हम पूरे 10 टन लाए, 10 टन खनिज में से हम मान कि 1 टन निकालिए, 1 टन क्या निकालिए? अयस्क निकालिए। ठीक है, तो अयस्क हम 1 टन निकालिए। तो अयस्क का परिभाषा क्या होगा? तो जिस खनिज से, पूरा खनिज है, इसमें इतना अयस्क है, तो जिस खनिज से हमको धातु की प्राप्ति माने आसानी से एवं कम खर्च पर हो जाए उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो अयस्क का परिभाषा अगर बात करें, ये अयस्क क्या चीज़ में है? अयस्क है खनिज में। तो अगर अयस्क की परिभाषा लिखें, अयस्क की परिभाषा, तो जिस खनिज से हमें धातु की प्राप्ति आसानी से एवं कम खर्च पर, जिस खनिज से हमें धातु की प्राप्ति आसानी से एवं कम खर्च पर हो उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ये तो हम बतला दिए जो खनिज की परिभाषा, जो प्राकृतिक पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सभी पदार्थ को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। और इसी खनिज में से हम निकाले हैं ये अयस्क, खनिज में से निकाले हैं ये अयस्क। तो क्या कर सकते हैं हमको? अगर नोट में एक बात लिखें, नोट जोर से बोले, ठीक है, अगर नोट में लिखें तो ये खनिज में से अयस्क निकाले हम, खनिज में से अयस्क, यानी कि ये जो अयस्क है वो खनिज हो सकता है, क्योंकि सब अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन कभी भी खनिज सब अयस्क नहीं होगा, क्योंकि हम खनिज में से निकाल रहे हैं अयस्क। और अयस्क जो होता है, यह अयस्क धातु मान कि जिस खनिज से हमको धातु की प्राप्ति कम खर्च पर हो जाए वो अयस्क होगा। तो सब कम खर्च पर तो थोड़ी नहीं निकलेगा। 2 रुपया लगाएंगे तो कोई में मान कि हमको 2 रुपया भी कमाई नहीं होगा, तो अयस्क नहीं होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं जो अयस्क है, सब अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। सभी अयस्क
खनिज हो सकता है। खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये इसी के लिए हम ये थोड़ा सा माने कि लिखे थे। तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए हम अ से ख पर जा सकते हैं लेकिन ख से अ पर कभी नहीं आएंगे। यानी कि सभी अयस्क जो होगा खनिज हो सकता है लेकिन सभी खनिज अयस्क कभी नहीं होगा। ठीक है, सब हम अ से ख पर चल जाएंगे लेकिन ख से अ पर नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं खनिजों का वर्गीकरण। खनिज का वर्गीकरण, अगर बात किया जाए खनिजों के वर्गीकरण तो ये खनिज जो है, ये खनिज जो है, खनिज के बारे में तो खनिज मुख्यतः दो प्रकार के पाए जाते हैं। खनिज कितने प्रकार के पाए जाते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक। ठीक है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, अगर धात्विक खनिज के बारे में बात किया जाए, धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे? तो ऐसा खनिज जो धातुओं से बना हो उसे धात्विक खनिज कहेंगे, या जिसमें धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहेंगे। ठीक है, अधात्विक खनिज किसे कहेंगे? वैसा खनिज जिसमें अधातु की मात्रा हो उसे अधात्विक खनिज कहेंगे। ठीक है, जिसमें धातु का अंश हो या धातु का अंश माने मात्रा हो। ठीक है, हो उसे धात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कैसे कहेंगे? जिसमें धातु का अंश नहीं हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अधात्विक खनिज। ठीक है, और बात किया जाए कि धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? धात्विक खनिज इस समझ में आ गया होगा। खनिज का दो प्रकार होता है, धात्विक अधात्विक। धात्विक खनिज जिसमें धातु का मात्रा हो, अधात्विक खनिज जिसमें अधातु का मात्रा हो। ठीक है, अब आता है धात्विक खनिज का वर्गीकरण। यह धात्विक खनिज की बात किया जाए तो धात्विक खनिज होता है तीन प्रकार के। ठीक है, धात्विक खनिज तीन प्रकार के होता है। पहला होता है लौह खनिज, लौह, दूसरा होता है अलौह और तीसरा होता है बहुमूल्य। ठीक है, लौह खनिज, अलौह खनिज या बहुमूल्य। अब बात किया जाए लौह खनिज किसे कहते हैं? लौह खनिज जिसमें लोहा का अंश हो, जिसमें वैसा खनिज, अगर परिभाषा लिखे, वैसा खनिज जिसमें लोहा का अंश हो या जिसे इस्पात बनाने में यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लौह खनिज। जिसमें लोहा का अंश हो उसे लौह खनिज कहते हैं। अलौह जिसमें लोहा का अंश नहीं हो इसे अलौह खनिज कहते हैं। बहुमूल्य खनिज जो बहुत कीमती हो, मैंने जिसका बहुत ज़्यादा कीमत हो उसे क्या कहते हैं? जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो उसे बहुमूल्य खनिज कहते हैं। ठीक है, और बात किया जाए जो लौह खनिज के जैसे में क्या होगा, तो लौह खनिज मैंने लोहा, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम इत्यादि। ठीक है, बहुत सारा है, बहुत सारा है लौह खनिज। और अलौह खनिज के बारे में बात किया जाए, अलौह खनिज के बारे में, तो अलौह खनिज का एग्जाम्पल हो सकता है एल्युमिनियम, कॉपर, SnPb, Pb। Sn माने होता है, याद रख लीजिएगा, टीना। ठीक है, Pb माने होता है सीसा। ठीक है, तो टीना और सीसा, जस्ता इत्यादि। ठीक है, ये अलौह खनिज। और बहुमूल्य खनिज में हो सकता है सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, और बोल दिया जाए जैसा जी, तो पहले यूरेनियम होगा कि नहीं, यूरेनियम भी हो सकता है लेकिन इसे अन्य खनिज में रखेंगे। अगर अन्य खनिज, एक और लिख देते हैं, अन्य खनिज, तो इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, थोरियम।
हिंदी में लिख देते हैं थोरियम, थोरियम और यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम और थोरियम का मानी कि एक अन्य खनिज में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यूरेनियम के बारे में बतला दिया जाए, यूरेनियम का सबसे फेमस खान है जादूगोरा का खान, जादूगोरा। यूरेनियम के लिए सबसे प्रसिद्ध खदान कौन है? जादूगोरा का, ये VVI है। यूरेनियम के लिए सबसे प्रसिद्ध खदान जादूगोरा का खदान है, ठीक है। चलिए, और तो हम बतला दिए खनिज के बारे में। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ को खनिज कहते हैं। उसके बाद बतलाए अयस्क किसे कहते हैं? जिस खनिज से हमको धातु की प्राप्ति आसानी से एवं कम खर्च में हो जाए उसे अयस्क कहते हैं। उसके बाद बतलाए खनिज का वर्गीकरण। यह दो प्रकार का होता है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज जिस खनिज में माने कि धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज 3 प्रकार का होता है। लौह खनिज जिसमें लोहा का अंश हो, ठीक है, जैसे फेकोनिकल, ठीक है, यानी फेरस, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, ये सब। और अलौह खनिज जिसमें लोहा का अंश नहीं हो, ठीक है, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, सीसा, टीना, जस्ता, ठीक है। और ये अब है बहुमूल्य खनिज, जो बहुत कीमती हो, जिसका बहुत मूल्य हो, उसे क्या कहते हैं? बहुमूल्य। जैसे सोना, चांदी और प्लेटिनम। और अन्य खनिज लिख दीजिएगा, एक है यूरेनियम, थोरियम, ये सब आता है। अन्य खनिज में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है भारत में, जादूगोरा का भंडार, ठीक है। ये हम ही बतला दिए। अब आता है और बात किया जाए, देखिए ये खनिज में तो पृथ्वी पर जो पाया जाता है, पृथ्वी पर जो पदार्थ पाया जाता है वह तो धातु के रूप में होगा या धातु के रूप में। पृथ्वी पर धातु की बात किया जाए, धातु की बात किया जाए, ये पृथ्वी पर धातु कितना परसेंट है? पृथ्वी पर धातु 90% है, ठीक है। और बात किया जाए अधातु 10%, तो बच गया, सो क्या होगा? अधातु होगा, ठीक है। और यही बात आता है मेरे शरीर में। शरीर में बात किया जाए, जो शरीर में कितना है? धातु और धातु है, ठीक है। धातु है 99.7% और अधातु जो है अधातु, और ये है 0.3%, जो बच जाएगा सो हो जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी पर धातु 90% पाया जाता है, अधातु 10%, और शरीर में धातु 99.7% और अधातु 0.3%। और कोई कहेगा सर जी 99.7% है, अगर पूरा का पूरा धातु में रहता, अधातु न रहता तो न चलता, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि अगर सब हम खाना बनाए, सब्जी बना लिए, सब्जी में सब कुछ रहना जरूरी है ना, अगर इसमें नमक नहीं रखे तो पूरे सब्जी खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वैसा ही ये अधातु शरीर में रहना जरूरी है इतना, ठीक है। तो अधातु 0.3% हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। और बात किया जाए, चलिए वायुमंडल के थोड़ा बात कर लेते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन 78%, ठीक है, नाइट्रोजन 78%। उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद है आर्गन, सब है, प्रमुख यही है जो पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल में। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा 0.02, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसी में एक आर्गन आता है, आर्गन जो 0.93 या 97%, 93% या 0.97% कहीं जाता है, ये दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये वायुमंडल में पाया जाता है। और बात किया जाए ये हमारे पृथ्वी पर कितना रहता है? तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है? पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में तो ये रहेगा ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है 46%, ठीक है। ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, एल्युमिनियम है, ये सब है, सबसे मेन है ऑक्सीजन ही, ठीक है। चलिए, तो ये हम बतला दिए। अब आगे आते हैं, तो ये नोट कर लिए होंगे। अगला क्या हो गया ये? चलिए, अब हम बतलाते हैं आपको धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। धात्विक खनिज में और अधात्विक खनिज में क्या अंतर होगा? तो क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम इधर हो जाते हैं और तब माने कि इसको इरेज करते हैं और बतलाते हैं। तो आई होप कि आप सभी ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो बतलाते हैं धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर।
अच्छा, आप सबको अधात्विक खनिज का प्रकार नहीं बतलाया है। अधात्विक खनिज, चलिए अधात्विक खनिज का पहले प्रकार जान लीजिए। चलिए, तो धात्विक खनिज का हम प्रकार बतलाया, अधात्विक खनिज का नहीं बतलाया। अधात्विक खनिज दो प्रकार के पाया जाता है। अधात्विक खनिज दो प्रकार के, एक पाया जाता है अधातु और एक पाया जाता है ईंधन। ठीक है, अधातु और ईंधन। अधात्विक खनिज दो प्रकार की, अधातु और ईंधन। अधातु किसे कहते हैं? जिसमें जो विद्युत का कुचालक हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे अधातु उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, और बात किया जाए इसको जैसे में इसके जैसे आएगा पोटास, गंधक। ठीक है, एस्बेस्टस, पोटास, गंधक, एस्बेस्टस, उर्वरक। ठीक है, पोटास, एस्बेस्टस, उर्वरक, ये अवरक भी आ सकता है। अवरक, ठीक है, अवरक भी लिखाता है और अवरक भी लिखाता है। ठीक है, तो ये अधात्विक खनिज में आपको ये एस्बेस्टस पर याद रखना है। एस्बेस्टस एकमात्र अधात्विक खनिज में आता है, धातु है, जिसको मान की पहन करके हम आग में चले जाएंगे तो हमको मान की शरीर में आग नहीं लगेगा। ये एस्बेस्टस को याद रखना है इस बात के लिए। ठीक है, उसके बाद गंधक, माने कि गंधक किसे कहेंगे? तो जिसको माने जलाने में काम कर जलाने में यूज किया जाता है, जो जलाशय के लिए काम आता है, उसे क्या कहते हैं? गंधक। जो ईंधन के रूप में काम आता है, जो जलाशय में काम आता है, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी माने ही पूछता है, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस प्राकृतिक गैस में अगर आप सबको दिमाग में आ रहा है सर डीजल पेट्रोल ये सब होगा कि नहीं, तो ये सब आ जाता है प्राकृतिक में गैस में आ जाता है। डीजल पेट्रोल जो केरोसिन तेल सब आ जाता है प्राकृतिक गैस में। ठीक है, तो ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज आपको समझ में आया होगा। तो इसको अब मैंने नोट कर लीजिए, हम पूरा को इरेज करते हैं और बतलाते हैं धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखिएगा। चलो, तो अब आते हैं हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। तो यहाँ पर लिख देते हैं धात्विक और इधर लिख देते हैं अधात्विक। ठीक है, धात्विक और अधात्विक। और बात किया जाए तो धात्विक खनिज में क्या हो सकता है, तो परिभाषा पहले लिख दीजिएगा। जिसमें धातु का मात्रा हो, जिसमें धातु का अंश हो, उसे क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। जिसमें धातु का अंश नहीं, इसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज। ठीक है, एक हो गया। दूसरा अच्छा, धात्विक माने धातु का पहचान कैसे होगा? धातु का पहचान कैसे होगा? एक धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज हो गया। और एक धातु का पहचान अगर हम जानते हैं तो जितना मैंने कि हमको जो 118 है पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में तत्व, उस तत्व में अगर इंग्लिश में यूएम लगा रहे और हिंदी में अम लगा रहे, उसको क्या कहते हैं? धातु। उसको क्या कहते हैं? धातु। जितना में लगा रहेगा अम या यूएम, उसको कहेंगे धातु। ठीक है, और अम और
यम लगा रहेगा तो सब धातु होगा। जैसे आप कुछ बोल लीजिए, जितना बोलिएगा उसमें सब में धातु होगा। जैसे हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, जितना आप अम लगा रहे तो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। एक धातु का छोड़ अपवाद, अपवाद क्योंकि केमिस्ट्री अपवाद से भरा है तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक है थोड़ा सा। तो अपवाद में एकमात्र हीलियम, हीलियम एकमात्र ऐसी यानी कि अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है जो अधातु के रूप में आती है, शामिल होती है। अक्रिय गैस है हीलियम, जो कि अक्रिय गैस है और धातु में नहीं है, लेकिन अम लगा आता है, अम या यम, अम या यम रहे, ठीक है, आ जाता है ना यम में अम, ठीक है। एकमात्र ये हीलियम है, इसमें अम लगा है, लेकिन यह अक्रिय गैस है। नहीं तो जितना आप लगा दीजिए वो सब क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, ठीक है। ये बतलाने वाले थे। चलिए, और अब हम धातु में आगे बढ़ते हैं। तो ये धातु में तो पहली बार यह आगन्य चट्टान से बना होता है, यह अवसादी चट्टान से बना होता है। यह आगन्य चट्टान से बना होता है। और इसका दूसरा क्या हो जाएगा, ये आगन्य चट्टान अवसादी चट्टान से बना है। अवसादी या रवेदार, यह अवसादी चट्टान से बना होता है, ठीक है। यह आगन्य चट्टान से बना होता है, यह अवसादी चट्टान से बना होता है। अच्छा, अब ये चट्टान क्या है, आगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान। तो आइए पहले चट्टान को समझ लेते हैं और बात की जाए चट्टान। चट्टान, तो चट्टान मैंने क्वेश्चन आता है सॉरी चट्टान किसे कहेंगे, चट्टान क्या है मैंने। तो यह पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो खनिज पदार्थ है, जो सब खनिज पदार्थ है, जो ठोस के रूप में हो जाए, जो सभी खनिज पदार्थ जो ठोस के रूप में हो जाए उसके क्या कहेंगे, चट्टान, ठीक है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ठोस पदार्थ, सभी ठोस खनिज पदार्थ, ठोस सभी ठोस पदार्थ जो खनिज के अंदर पाए जाते हैं, खनिज उसे चट्टान कहते हैं। युक्त ठोस पदार्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी खनिज युक्त ठोस पदार्थ को चट्टान कहते हैं, को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, ठीक है। और बात करें सॉरी चट्टान कितने प्रकार का होता है, तो यह जो चट्टान है यह 3 प्रकार का होता है। चट्टान कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला आगन्य चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, आगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ठीक है। आगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ठीक है। आगन्य चट्टान किसे कहेंगे, तो देखिए चट्टान का हम जानेंगे जो पृथ्वी में पाया जाएगा जो खनिज युक्त ठोस पदार्थ क्या कहेंगे, चट्टान कहेंगे। अब आगन्य चट्टान क्या कहेंगे, देखिए नाम से धरिए परिभाषा, आगन्य माने आग, आगन्य माने आग, तो जो आग से बना हो, तो आग सिंपल आग से तो बनेगा नहीं, सिंपल आग से तो सिर्फ भुजिया बन सकता है क्या, तो सिंपल आग से ही बनेगा नहीं, तो सिंपल आग से नहीं बनेगा, यानी कि ये क्या चीज़ से बनेगा, ज्वालामुखी से या लावा से, ठीक है, मैग्मा से बनेगा, ठीक है। तो आगन्य चट्टान किसे कहते हैं, वैसा चट्टान जो ज्वालामुखी से बना हो, लावा से बना हो, उसे क्या कहते हैं, आगन्य चट्टान। जो ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी से बना हो, ज्वालामुखी से बना हो, उसे क्या कहते हैं, जो ज्वालामुखी से बना हो उसे क्या कहते हैं, आगन्य चट्टान, उसे आगन्य चट्टान कहते हैं, ठीक है। और अब बात करें जैसे में सर जी क्या होगा, जैसे में तो आगन्य चट्टान के जैसे में होगा जैसे नीस, नीस, सिस्ट, 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 ग्रेफाइट, 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 ठीक है, इत्यादि, ये सब क्या है, आगन्य चट्टान। और बात क्या है सर, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान की परिभाषा क्या होगा, तो मैंने अवसादी चट्टान क्या है, जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के आसपास जो चट्टान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान, ठीक है। जो पृथ्वी पर आसपास उसके आसपास
जो चट्टान पाया जाएगा, जो चट्टान पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। ठीक है, जो पृथ्वी पर या पृथ्वी के आसपास जो चट्टान पाया जाता है उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे चूना पत्थर, बलुई पत्थर या चूना पत्थर। चूना पत्थर, बेसाल्ट चट्टान, डोलामाइट इत्यादि। ठीक है, ये सब कौन चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान का। ठीक है, अगर बात किया जाए रूपांतरित चट्टान से जो किसे कहेंगे, तो रूपांतरित चट्टान किसे कहेंगे? वैसा चट्टान जो अवसादी चट्टान के टूटे हुए भाग होता है उसे क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। जब अवसादी चट्टान टूट जाता है, टूट कर घिस जाता है, उसको क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। तो अवसादी चट्टान के टूटने से जो चट्टान बनता है उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, अगण्य चट्टान भी टूट जाती है। ठीक है, और अगण्य चट्टान क्या बना लेती है? तो अगण्य चट्टान बना लेती है रूपांतरित चट्टान। तो अवसादी चट्टान और अगण्य चट्टान के टूटे हुए रूपांतरित भाग को क्या कहते हैं? ये रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो अगण्य एवं अवसादी चट्टान के टूटे हुए भाग को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। टूटे हुए भाग को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होगा? हीरा, इसमें भी ग्रेफाइट आएगा। ग्रेफाइट थोड़ा बड़ा लिखे ना दिखता है। हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, ये सब क्या चीज में आ जाएगा? रूपांतरित चट्टान। ये टूटा हुआ भाग है। ठीक है, तो ये चट्टान आपको समझ में आया होगा। ये चट्टान देखिए, और यह अगण्य चट्टान है, ज्वालामुखी से बनता है। तो इसमें क्या होगा? जीवाश्म होगा, जीवन होगा? जीवन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो जीवन नहीं होगा यानी कि इसमें लिख सकते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं होती है। इसमें जीवाश्म नहीं होती है। ठीक है, और इसमें लिखना है, इसमें जीवाश्म होती है। अब सारी चट्टान में जीवाश्म होगी, और सारी इसमें जीवाश्म होती है। इसमें जीवाश्म होती है, इसमें जीवाश्म होगी। जीवन संभव है, इसमें जीवन संभव नहीं है क्योंकि ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में जीवन संभव हो ही नहीं सकता। इसमें जीवाश्म मान की होती है, इसमें जीवन संभव है। तो ये आपको चट्टान के बारे में जरूर समझ में आया होगा। तो यह अगण्य चट्टान से बनी होती है, अर्थात क्या है? इसमें जीवाश्म होती है। ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें जीवाश्म नहीं होती है। इसमें जीवाश्म नहीं होती है, इसमें जीवाश्म होती है क्योंकि यह अगण्य अवसादी चट्टान से बना। अवसादी चट्टान का दूसरा नाम है रवेदार चट्टान। ठीक है, इसी का नाम है रवेदार। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है रवेदार चट्टान। तो इसमें क्या होगी? इसमें जीवाश्म होगी और इसमें जीवाश्म नहीं होगी। धातु के क्या हो जाएगा? यह तन्य होती है। धातु क्या? यह तन्य होती है। तो क्या हो जाएगा? यह तन्य नहीं होती है, यह तन्य नहीं होती है। ठीक है, और बात किया जाए तन्य होती है तो सबसे ज़्यादा तन्य, दुनिया में सबसे ज़्यादा तन्य जो धातु है वो क्या है? सोना। ठीक है, कौन है? सोना। तो आपको बतला दे, नोट में लिख लीजिएगा। नोट में 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम AU जो होता है उससे 2 किलोमीटर तक मानी कि लंबा तार को खींचा जा सकता है, 2 किलोमीटर तक फैलाया जा सकता है 1 ग्राम सोना से। तो सबसे ज़्यादा तन्य धातु कौन होती है? सोना।
ठीक है। सबसे ज़्यादा तन्य कौन होती है? सोना होती है। यह तन्य नहीं होती है। बतला दे, यह कठोर एवं चमकीला होता है। इसमें क्या लिखेंगे? यह कठोर, यह चमकीला नहीं होता। देखिए, यह कठोर एवं चमकीला दोनों होगा, लेकिन यह जो है अधातु, यह चमकीला कभी नहीं होगा। कठोर हो सकता है लेकिन अधातु चमकीला नहीं होता है। अपवाद, अपवाद नोट एक लिख लीजिए। नोट में केवल आयोडीन है, आयोडीन अधातु चमकीला होता है। ठीक है, आयोडीन ढंग चमकीला होता है। ठीक है, आयोडीन अधातु जो है यह चमकीला होता है। आयोडीन एक बात अपवाद है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसमें और लिखना तो बहुत है, लेकिन इसमें क्या और लिख सकते हैं? जैसे में धातु में जैसे में लिख सकते हैं, और अधातु में जैसे में लिख सकते हैं। धात्विक में जिसमें यूएम आएगा वो धातु होगा। और एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल में धात्विक में क्या जाएगा? एल्युमिनियम हमारा है। ठीक है, फेरस में भी आता है और सोना में भी आता है। जैसे तो आप सब बोलिएगा जी सर सोना में तो सोना है ना आ रहा है। नहीं, सोना को कहा जाता है लैटिन में ऑरम, और ऑरम में आ रहा है, इसलिए क्या होगा? सोना भी होगा, सोना होगा, एजी होगा, चांदी होगा। ठीक है, प्लेटिनम होगा, पीटी होगा इत्यादि। ठीक है, और अधातु में आप जो मन करता है अधातुविक में लिख सकते हैं। अधातु जो होता है अधातु में, जैसे क्या हो सकता है? पोटास हो सकता है, पोटास हो सकता है, गंधक हो सकता है, सल्फर हो सकता है। अधातु में एग्जाम्पल क्या होगा? पोटास, गंधक, सल्फर, उर्वरक, अभ्रक। ठीक है, एस्बेस्टस। ठीक है, इत्यादि। तो ये क्या होगा? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर। तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अब हम इधर बता देते हैं लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर। ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। मैंने हम ज्योग्राफी वाला बतलाए हैं, न कि केमिस्ट्री वाला। केमिस्ट्री में धातु और धातु के अंतर बहुत हो जाएगा। जो H+ आयन देगा अरेनियस के अनुसार, जो H- आयन देगा अजीब, मैंने कि उसमें आएगा जो अम्लीय होगा, जो क्षारीय होगा, जो मैंने ऐसा बहुत है केमिस्ट्री में जो धातु धातु में अंतर। अब हम आपको बतलाते हैं धात्विक खनिज दो प्रकार के, लौह खनिज और अलौह खनिज होती है। तो लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं यहाँ से लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर। ठीक है, यहाँ पर है लौह और अलौह। ठीक है, चलिए, तो ये लौह खनिज में क्या होगा? लौह खनिज में हम क्या लिख सकते हैं? तो जिसका माने कि लोहा बनाने में जिसमें लोहा का अंश हो उसे क्या कहते हैं? लौह खनिज। एक और आगे से लिखते हैं, जिसमें लोहा का अंश हो उसे लौह खनिज कहेंगे। ठीक है, और इसमें जिसमें लोहा का अंश नहीं हो, जिसमें लोहा का अंश नहीं, उसे क्या कहेंगे? लौह खनिज। और आगे इस लौह खनिज में इस्पात बनाने में लोहा का यूज किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे इसका उपयोग इस्पात बनाने में नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद लौह खनिज मैंने इसमें यह मैंने थोड़ा धुंधलापन और मठमैली रंग की होती है। ठीक है, यह धुंधलापन रंग की होती है। इसमें लिखेंगे
इसके रंगों में विभिन्नता पाई इसके रंगों में विभिन्नता पाई जाती है। और इसके अगर लिखना है तो और क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं यह रवेदार चट्टान से बना होता है, यानी कि यह अवसादी चट्टान से बना होता है। यह रवेदार चट्टान से बना होता है। इसमें लिख सकते हैं यह अनेक प्रकार के चट्टान से बना होता है। यह बहुत हो गया, मैंने और बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हो गया। लौह खनिज का मैंने कि हम पहले बतला चुके हैं एग्जाम्पल। लौह खनिज का फेरस एग्जाम्पल लिख दीजिए, फेकोनिफेरस, कोबाल्ट, निकेल, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद टंगस्टन और वेनेडियम सब लिख दीजिए। और अलौह खनिज में 2 4 गो एग्जाम्पल लिख दीजिए, तो एग्जाम्पल दोनों में लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर। तो ये आप सब जरूर मैंने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम आगे बतलाते हैं। चलिए, तो और ये लौह अलौह हो गया। अगला तो भी बतलाते हैं। चलिए, अब हम जान लेते हैं कहाँ कहाँ पे मैंने लौह खनिज का भंडार है। तो बात की जाए लौह खनिज के भंडार के बारे में, तो ये दक्षिण भारत जो है, इस दक्षिण भारत में लौह खनिज का भंडार 3 जगह, ठीक है। एक हम जानते हैं, इसके बाद क्या आता है, पश्चिम बंगाल, ये सब आता है। ये पश्चिम बंगाल के रियात जो है, इसको कहते हैं भारत का, मैंने पश्चिम, ये पूर्व है, पूर्व और उत्तर, ऊपर आ गया थोड़ा सा ऊपर है, और ये पूर्व है, इसको पूर्वोत्तर कहते हैं। पूर्वोत्तर, ठीक है। और इसको पश्चिमोत्तर, ये पश्चिम है और उत्तर है, तो पश्चिमोत्तर, ठीक है। ये दक्षिण भारत, दक्षिण, ठीक है। तो 3 जगह पे भारत में लौह खनिज का भंडार है, ठीक है। तो अभी बढ़ाने वाले हैं लौह खनिज का भंडार। लौह खनिज का भंडार, तो पहला जो है हम इधर से करते हैं पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर जो लौह खनिज का भंडार है, एक पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर जो लौह खनिज का भंडार है, पूर्वोत्तर में यहाँ झारखंड के एरिया में, उड़ीसा पाया जाता है। पूर्वोत्तर ये 2 जगह, झारखंड और उड़ीसा, झारखंड और उड़ीसा में पूर्वोत्तर खनिज का भंडार पाया जाता है। झारखंड में अगर बात किया जाए स्पेशल कहाँ पर है, तो सिंहभूमि। और ये उड़ीसा में बात किया जाए तो यह उड़ीसा में तो मयूरभंज एक
और दूसरा सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ और क्योंझर, तीसरा क्योंझर। 3 जगह पे उड़ीसा में पाया जाता है। मैंने ये क्या है, लौह खनिज का भंडार। और यहाँ पर विशेष रूप से अगर बात किया जाए क्या क्या पाया जाता है, तो लोहा, लोहा, तांबा और मैग्नीज, ये पाया जाता है। ये कहाँ पे, तो ये पूर्वोत्तर भारत में ये मुख्य रूप से यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि अगला है, दूसरा में है ये पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर लौह खनिज का भंडार। पश्चिमोत्तर यह पाया जाता है राजस्थान के एरिया में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश, ये 3 जो एरिया जो है जहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पश्चिमोत्तर भारत में पाया जाता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से प्राकृतिक कोयला पाया जाता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, एलपीजी इत्यादि, ये सब मुख्य रूप से पाया जाता है पश्चिमोत्तर भारत में। हम आपको बताएं पूर्वोत्तर भारत में झारखंड क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा ये झारखंड में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लोहा झारखंड में, उड़ीसा में, और क्या होता है झारखंड उड़ीसा में ही पाया जाता है। लोहा की बात किया जाए सबसे ज़्यादा लोहा एक में है उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में 40% लोहा पाया जाता है, लोहा। उसके बाद दो में क्या बोल सकते हैं, झारखंड या झारखंड ही मान लीजिए, ऐसे तो झारखंड, चलिए झारखंड, कर्नाटक, गोवा, इस सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोहा उड़ीसा के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये पश्चिमोत्तर हो गया। अब है दक्षिण, तीसरा में दक्षिण में बात किया जाए तो दक्षिण में कर्नाटक है, कर्नाटक। और यह कर्नाटक जो है, यहाँ कर्नाटक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो लोहा और सोना, लोहा और सोना। ठीक है, लोहा और सोना कहाँ पाया जाता है, तो लोहा सोना दक्षिण एरिया में पाया जाता है। और लोहा की बात किया जाए तो यह कर्नाटक में मैग्नेटाइट लोहा पाया जाता है, मैग्नेटाइट लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। और यह मैग्नेटाइट लोहा सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है, सबसे उत्तम लोहा कहाँ पाया जाता है, उत्तम लोहा पाया जाता है कर्नाटक में। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोहा उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, गोवा में पाया जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लेकिन ये मुख्य रूप से सबसे अच्छा लोहा कहाँ पाया जाता है, तो कर्नाटक में। और सोना कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक में। तो क्वेश्चन आएगा सोना का सबसे बड़ा भंडार, सबसे प्रमुख भंडार भारत में कहाँ है, कर्नाटक में। सोना का कर्नाटक में कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, इसे कहते हैं KGF, ठीक है। इसी पर एक मूवी निकला है KGF। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोना भारत में कहाँ पाया जाता है, कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे खनिज का भंडार है ये हम जान लिए। तो इसके आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके आगे हम बतलाते हैं। तो ये लौह खनिज के पेटी में बतला है वो नहीं, सिंह भूमि में। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं लौह खनिज का प्रमुख पेटी, यानी कि जहाँ से लोहा निकलता है, खनिज जहाँ से निकलता है लौह खनिज, वो माने कि पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लौह खनिज का जो पेटी है यह माने कि 4 जगह पे है। तो 4 जगह को पहले हम सब जान लेते हैं।
लौह खनिज का पेटी। और यह लौह खनिज का पेटी 4 जगह पे है। तो चलिए पहला एक में झारखंड उड़ीसा पेटी। एक में क्या है? झारखंड उड़ीसा पेटी। झारखंड उड़ीसा पेटी, ठीक है। और झारखंड उड़ीसा पेटी, झारखंड में मैंने सबसे ज़्यादा लोहा सिंह भूमि में ही पाया जाता है, सिंह भूमि में और उड़ीसा, ठीक है। झारखंड उड़ीसा पेटी है, तो इस झारखंड में सिंह भूमि, ठीक है, सिंह भूमि में। और ये उड़ीसा में हम बतलाए थे, उड़ीसा में। अच्छा चलिए, वो जो बतलाए थे तो ये पेटी वाला में बतलाए थे, खनिज वाला में वो नहीं होगा जो अभी जो हम बतलाए हैं। ये क्या बोलता है, जो प्रमुख कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये है, इसमें आ जाता है खनिज में। तो उड़ीसा में क्या पाया जाता है? उड़ीसा में मयूरभंज और क्योंझर और सुंदरगढ़, ये इसमें पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें लिख लीजिए, उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़ पाया जाता है, और झारखंड में सिंह भूमि, ठीक है। ये उसमें नहीं होगा, ये इसमें होगा। चलिए, और अगला है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, ठीक है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। या दुर्ग बस्तर की बात किया जाए, चंद्रपुर पेटी, अब पेटी बतलाया तो इस समझ में आया होगा। अब दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी कहाँ पे पाया जाता है? दुर्ग, बस्तर, दुर्ग है छत्तीसगढ़ में और बस्तर भी है छत्तीसगढ़ में। देखिए, दुर्ग की बात किया जाए तो दुर्ग जो है, दुर्ग में यह जो दुर्ग है, यहाँ पर दिल्ली राजघरा, ठीक है। दिल्ली राजघरा, यहाँ पर क्या पाया जाता है? लोहा का खनिज। हम बतलाए ना, जो लौह खनिज का पेटी है ये सब। अब पेटी में क्या पाया जाता है? लौह खनिज के पेटी में यहाँ पर पाया जाता है लोहा। निकलता कहाँ से है? लौह खनिज निकलता कहाँ से है? इसका पेटी है। तो ये दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी में दुर्ग जो है, दुर्ग ये दिल्ली राजघराना में है। और बस्तर, ये बस्तर जो है, बस्तर जो है वेला डिला, ठीक है। बस्तर वेला डिला, और दोनों है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो दिल्ली राजघरा और बस्तर छत्तीसगढ़ में इम्पोर्टेंट है। लोहा का सबसे प्रमुख खदान वेला डिला ही है, और लोहा के लिए सबसे प्रमुख और पुद्रमुख। तो याद रखिएगा, लोहा के लिए सबसे प्रमुख है ये वेला डिला। और यह क्वेश्चन आता है वेला डिला कहाँ है? तो बस्तर में, और बस्तर नहीं देगा ऑप्शन में तो छत्तीसगढ़, क्योंकि दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी यह सब जिस जिला में पाया जाता है, जहाँ से निकलता है वहाँ का नाम रखा जाता है। तो दुर्ग, बस्तर ये सब जिला है, चंद्रपुर जिला है, तो यहीं पे जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, यहीं पर पेटी बनाया गया। चंद्रपुर जो है, यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, थोड़ा सा MP के हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये एरिया में आता है। हम जो बताए झारखंड और उड़ीसा में, तो झारखंड में सिंह भूमि, ठीक है। उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर और सुंदरगढ़, इस सब जो यहाँ से क्या निकलता है? तो लौह खनिज निकलता है। और इस सब को मैंने कहाँ पर गलाने के लिए भेजेगा? ओरिजिनल लोहा निकालने के लिए। तो यह मतलब कि इस सब की जो एरिया में होगा, तो उड़ीसा में हम जानते हैं, उड़ीसा में इस्पात उद्योग है राउरकेला, उड़ीसा में राउरकेला, ठीक है। तो राउरकेला में लोहा गलाने के लिए भेजा जाता है। वैसा है पश्चिम बंगाल में है, इसके नज़दीकी में जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो झारखंड इस सब एरिया यहीं पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल, तो यहीं पे भेजेगा। तो इस एरिया में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। और यह पश्चिम बंगाल जो है, यह पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर। और यहीं पर जो है बरनाकुल या कुल्टी, बर्नपुर या कुल्टी,
ठीक है। यहाँ पर मैंने कि भेजा जाता है लोहा गलाने के लिए। और ये झारखंड में, बोकारो। झारखंड में है बोकारो, झारखंड में बोकारो और जमशेदपुर की स्थापना जमशेद जी टाटा ने 1907 में किया है। यह प्रथम लौह इस्पात उद्योग है सफल, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जो लौह निकलेगा, जो खनिज लौह निकलेगा उसको भेजा जाता है इसी एरिया में यहाँ पर, और यहाँ से क्या किया जाता है, इसको गला करके ओरिजिनल लोहा निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बताएं दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी। यहाँ पर दुर्ग इम्पोर्टेंट है, बस्तर भी इम्पोर्टेंट है। दुर्ग जो है दिल्ली राजघरा, ठीक है, दिल्ली राजघरा में पाया जाता है, दिल्ली राजघरा क्षेत्र है। और ये बस्तर में वेलाडीला, और यह वेलाडीला देखिए नाम कैसे पड़ा, तो बैल का जो कुबर निकला रहता है, कुबर, उसी से इसको नाम पड़ा वेलाडीला। और ये वेलाडीला में पाया जाता है ये दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी है। और यहाँ से जो उत्पादन होगा, जो निकलेगा लौह खनिज, इसको भेजा जाता है ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में कौन लौह इस्पात उद्योग है, भिलाई, तो भिलाई में भेजा जाता है, ठीक है। और भिलाई से क्या होता है, यह ओरिजिनल जब लोहा को निकलेगा तो यह भिलाई से निकल करके और इसको आयात निर्यात करेगा। तो भिलाई छत्तीसगढ़ के एरिया में पाया जाता है, इस एरिया में। तो इस एरिया से भारत के ऊपर जाएंगे तो भारत के ऊपर ही वाला देश में तो जापान और दक्षिण कोरिया में। तो ये क्वेश्चन आता है, भी आई है ये सब। तो ये दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, पेटी से आयात निर्यात किस देश को किया जाता है, यह जापान और दक्षिण कोरिया, जापान और दक्षिण कोरिया में मैंने कि आयात निर्यात किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद अगला है अगला है गोवा महाराष्ट्र पेटी। अगला है गोवा महाराष्ट्र पेटी, गोवा महाराष्ट्र पेटी, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र पेटी। तो गोवा महाराष्ट्र पेटी में हम सबको जानते हैं, यह गोवा महाराष्ट्र पेटी में यहाँ पे निकलता है लौह, ठीक है, यहाँ पे लोहा निकलेगा और यहाँ से निकल करके यूरोप में बेचा जाता है, यूरोप में बेचा जाएगा। और यूरोप में बेचा जाता है, मुख्य रूप से यूरोप महादेश में यहाँ से बेचा जाएगा। अगला जो है वेल्लारी चित्रदुर्ग, वेल्लारी चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, और इसी में है तुमकुर, ठीक है, तुमकुर। यहाँ पर वेल्लारी, चित्रदुर्ग और चिकमंगलुरु और तुमकुर पेटी। नाम थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नाम ऑड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बात करिए कहाँ पर पाया जाता है, तो यह कर्नाटक, मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, इस एरिया में पाया जाता है ये पेटी, ठीक है। उसके बाद माने कि यहाँ पर से निकलता है कौन कहाँ से प्रमुख जगह का कौन नाम है जहाँ से निकलता है लौह पेटी, तो यहाँ पर है कुद्रेमुख, ठीक है। और बाबा बुधन की पहाड़ी, बाबा बुधन की पहाड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों पूछेगा जो कहाँ पर है, तो दोनों है केरल में, दोनों केरल में है बाबा बुधन की पहाड़ी, कुद्रेमुख। बतलाते कुद्रेमुख का नाम कैसे पड़ा, कुद्रे माने होता है घोड़ा, ठीक है, कुद्रे माने घोड़ा, तो कुद्रेमुख माने कि घोड़ा की मुख जिसे इसका आकार है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पेटी का कुद्रेमुख से जो और बाबा बुधन की पहाड़ी से जो निकलेगा लोहा, उसको गलाने के लिए भेजा जाता है भद्रावती, जो कि कर्नाटक में ही है,
ठीक है, भद्रावती भेजा जाता है। और भद्रावती बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा गलाने का कारखाना कर्नाटक में सबसे फेमस भद्रावती है। तो भद्रावती में लोहा गला दिया जाता है और इसको भेजा जाता है, ये कर्नाटक इस भारत को बनाते हैं तो इस एरिया में पाया जाता है, तो इस एरिया से भेजा जाएगा भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो भेजा नहीं जाएगा, अफगानिस्तान में नहीं, तो ईरान में इससे भेजा जाता है। ठीक है, तो इससे भेजा जाएगा ईरान। आयात निर्यात किस देश से होगा? आयात निर्यात, तो इसको निर्यात किया जाता है, आयात तो निर्यात किया जाता है ईरान और यूरोप में। ठीक है, ईरान और यूरोप में इससे आयात निर्यात किया जाता है। तो आपको ये जो 4 को पेटी बतलाया, ये झारखंड उड़ीसा पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, गोवा महाराष्ट्र पेटी और बेलाड़ी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुर पेटी, ये आपको जरूर याद हो गया होगा और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मान लीजिए आपको ये बतलाते हैं जो लौ इस्पात जो है इसके बारे में। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। और इरेज करने वाला गया, इरेज करने वाला नीचे है वो। अब जो खनिज है वो प्रमुख खनिज, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लोहा के बारे में। लोहा, ठीक है, लोहा के बारे में बतलाया आपको। तो लोहा का संकेत जो आप सब जानते होंगे केमिस्ट्री में, यानी कि लोहा का संकेत होता है Fe और परमाणु संख्या 26। ठीक है, लोहा का संकेत Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। और लोहा के बारे में बतला दें तो लोहा के प्रमुख अयस्क जो होता है उसका ट्रिक है, ट्रिक जो होता है ट्रिक्स, उसका ट्रिक्स होता है मोहल से, मोहल से। ठीक है, मौ से होता है मैग्नेटाइट, हाँ से हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ख से हेमाटाइट, ल से लीमोनाइट, ठीक है, और से सिलिकाइट। ठीक है, ये लोहा का प्रमुख अयस्क है। और आपको ये बतला दें जो लोहा का सबसे प्रमुख अयस्क जो है सबसे अच्छा है मैग्नेटाइट, जो आपको बतलाए हैं। मैग्नेटाइट लोहा का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है, पेटी वाला में हम बतलाए थे, कर्नाटक में किया जाता है। किसका? मैग्नेटाइट, यह सबसे अच्छा लोहा आता है, सबसे अच्छा लोहा कौन होता है? मैग्नेटाइट। ठीक है, सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट होता है और यह कर्नाटक में होता है। मैग्नेटाइट लोहा कर्नाटक में होता है। ठीक है, और बात किया जाए मैग्नेटाइट लोहा को, इसी मैग्नेटाइट लोहा को कहा जाता है काला लोहा, काला लोहा। मैग्नेटाइट लोहा को सबसे उत्तम किस्म के लोहा मैग्नेटाइट लोहा को कहा जाता है, जिसमें लौह की मात्रा 60 से 70%, 60 से 70%। अगर बात करें इसमें लोहा की मात्रा कितनी होती है, तब 50 से 60%, इसमें 40 से 50% और इसमें 30 से 40%। ठीक है, तो सबसे उत्तम किस्म का लोहा ये होगा, क्योंकि इसमें लौह की मात्रा अधिक है। सबसे उत्तम किस्म का ये होगा, ये भी चल सकता है, लेकिन सबसे खराब कौन होगा? ये होगा, ये भी होगा। मतलब कि उत्तम किस्म का लोहा हेमाटाइट मैग्नेटाइट को कहा जाता है उत्तम किस्म का लोहा। ये आपको उत्तम किस्म के लोहा ये दोनों है। ठीक है, उत्तम लोहा, और इसको कहा जाता है घटिया किस्म का लोहा। ठीक है, घटिया लोहा किसे कहा जाता है? तो घटिया लोहा कहा जाता है लिमोनाइट और सिडेराइट को। ठीक है,
तो हम मतलब लौह अयस्क के प्रमुख का ट्री क्या मतलब है? महल से, म से मैग्नेटाइट, हल से हेमाटाइट, ल से लिमोनाइट, से सिलिनाइट। अब बात किया जाए मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो मैग्नेटाइट इसका सूत्र जो होता है, इसका सूत्र Fe3O4, ठीक है। और हेमाटाइट इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है Fe2O3, ठीक है। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट का ये दोनों सूत्र होता है, ठीक है। तो ये प्रमुख सूत्र है। और उसके बाद ये घटिया किस्म का लोहा ही है। तो बात करें सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन मैंने कर्नाटक में होता है मैग्नेटाइट का, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा लोहा किस राज्य में पाया जाता है? कौन सा लोहा है? तो ये कौन है? हेमाटाइट। सबसे ज़्यादा लोहा कौन है? हेमाटाइट। हेमाटाइट लोहा भारत में 84% पाया जाता है। हेमाटाइट लोहा भारत में 84% पाया जाता है। और यह सबसे ज़्यादा लोहा हम बतलाए थे उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा, ठीक है, कर्नाटक, झारखंड और गोवा, ठीक है, इस एरिया में पाया जाता है। उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, गोवा, इस एरिया में सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, झारखंड में, गोवा में, कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। अब बात किया जाए लौह उत्पादन में भारत कितने नंबर पे आता है? दुनिया में सबसे ज़्यादा लोहा कौन माने कि लोहा किस देश में होता है और भारत कितने नंबर पे आता है? तो बात किया जाए तो लौह उत्पादन में भारत जो है, भारत पहला नंबर पे आता है रूस। दूसरा नंबर पे आता है ब्राजील। और तीसरा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। और चौथा नंबर पे भारत, ठीक है। भारत के नंबर पे आता है चौथा नंबर पे। तो लौह उत्पादन में सबसे ज्यादा लौह उत्पादन कौन देश करता है? रूस। और भारत के नंबर पे आता है चौथा नंबर पे। याद रख लीजिएगा, लौह उत्पादन में सबसे अग्रिम राज्य है उड़ीसा, झारखंड को भी ले लीजिए, गोवा भी है, कर्नाटक भी है, ठीक है। पूरे लौह उत्पादन जितना होता है उसमें 40% लौह उत्पादन उड़ीसा में ही होता है, ये भी याद रख लीजिए। चलिए, ये लोहा के बारे में बतला है। लोहा के बारे में लोहा का जो सूत्र होगा, लोहा का सूत्र वो Fe2O3 और हेमाटाइट का और मैग्नेटाइट का होगा Fe3O4। याद कैसे रखेंगे? तो 2 से 3 याद आता है। मैग्नेटाइट थोड़ा कम अच्छा होता है, 2 से 3, ज़्यादा अच्छा होता है तो 3 से 4, ठीक है। 2 से 3 माने Fe2O3, 3 से 4 माने Fe3O4, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में भी ऐसा ही होता है, जिसे दूर दृष्टि दोष का निवारण चुड़िया मुँह वहाँ पे कहा जाए, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दूर का निकट दृष्टि दोष से 2 में 3 जो है मतलब है दूर दृष्टि दोष, दूर तो निकट दृष्टि, उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस। मेरी कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष को निवारण किया जाता है उत्तल लेंस से और निकट दृष्टि को अवतल से। दूर मैंने 2 से 3 में जाता है, 3 से 4 में जाता है, ठीक है। चलिए, ये लोहा के बारे में बता दिए। अब हम आते हैं लोहा के बाद मैग्नीज पे। लोहा के बाद मैग्नीज के बारे में बात किया जाए तो मैग्नीज उत्पादन में माने कि भारत के नंबर पर है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत, मैग्नीज माने होता है Mn, पहले तो जान लीजिए Mn, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या 25 होती है मैग्नीज में, ठीक है। और मैग्नीज उत्पादन में प्रथम देश है वो है साउथ अफ्रीका। मैग्नीज उत्पादन में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और भारत क्या नंबर पे आता है? तो भारत आता है 5वां नंबर पे। भारत 5वां नंबर पे आता है, ठीक है। भारत जो है वो कैवा नंबर पे आता है? 5वां नंबर पर, प्रथम स्थान पर दक्षिण अफ्रीका मैग्नीज उत्पादन में, ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में बात किया जाए पूरे दुनिया में जो होता है मैग्नीज, उसका भारत में कितना परसेंट मैग्नीज होता है? तो ये 19%। पूरी दुनिया में जितना मैग्नीज होता है उसका 19% मैग्नीज भारत में होता है, ठीक है। और मैग्नीज के यह होती है धात्विक। मैग्नीज क्या होती है? मैग्नीज होती है धात्विक, ठीक है। मैग्नीज धात्विक होती है और इसका उत्पादन 19% भारत में पाया जाता है और
दुनिया में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादक देश कौन है? तो ये दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद 5वां नंबर पे भारत। और बात किया जाए जो सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादक राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा भारत में मैग्नीज किस राज्य में मैग्नीज उत्पादन होता है? तो एक में है महाराष्ट्र, और दूसरा में पड़ जाता है मध्य प्रदेश, एमपी लिख देते हैं, और तीसरा में उड़ीसा, और आगे आता है चौथा में आंध्र प्रदेश, और 5वां में तेलंगाना। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीज उत्पादक राज्य है, जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मैग्नीज है। ठीक है, तो मैग्नीज के बारे में हम पढ़ लिए। मैग्नीज के बाद लोहा हम पढ़ा दिए, मैग्नीज पढ़ा दिए। अब आते हैं अभ्रक। ठीक है, अभ्रक पहले बॉक्साइड ही पढ़ा देते हैं। बॉक्साइड के बारे में, बॉक्साइड के बारे में पढ़ाते हैं। बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड यह एक एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइड यह क्या है? यह एक एल्युमिनियम का अयस्क है, और यह एक एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। लिखिए, सबसे प्रमुख अयस्क है। ठीक है, एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइड है। ठीक है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। और बात करिए एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क, तो एक में हो गया, एक में बॉक्साइड। ठीक है, दूसरा में कोरंडम। ठीक है, और तीसरा में क्रायोलाइट। ठीक है, बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइट एल्युमिनियम के सबसे प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3, 2 से 3। ठीक है, इंटू 2H2O। ठीक है, और कोरंडम में सिर्फ Al2O3 आता है, Al2O3। और क्रायोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहना चाहिए। Na3Al F6। ठीक है, ये किसका अयस्क है? ये क्रायोलाइट का अयस्क है, सोडियम एल्युमिनियम फिर। ठीक है, तो ये सोडियम Na3Al F6 ये याद रख लीजिएगा, क्रायोलाइट के यानी कि सूत्र होता है। सबसे प्रमुख अयस्क कौन है? और बॉक्साइड। बात किया जाए एल्युमिनियम के बारे में, इस एल्युमिनियम के बारे में, तो यह पृथ्वी पर 8% पाया जाता है, और यह सबसे ज़्यादा पाया जाता है धातु की मात्रा में। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम, 8%। ठीक है, यह एल्युमिनियम 8% पृथ्वी पर पाई जाती है, जो धातु में सबसे अधिक है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम सबसे अधिक है, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो गैस है, और यह 46%। ठीक है, हम बतलाए हैं पहले, तो ये बॉक्साइड के बारे में बतला दिए। बॉक्साइड का उपयोग जान लेते हैं। उपयोग बॉक्साइड के उपयोग, तो बॉक्साइड के उपयोग क्या चीज़ में हो सकता है? तो बॉक्साइड जो है, देखिए एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम एकमात्र ऐसी धातु है, जिसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, एक बार पहले एक स्टार लगा कर लिख देते हैं। इसमें जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसमें जंग नहीं लगता है, एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। अगला, एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता है। अगला इसका उपयोग में जान लेते हैं। उपयोग, इसको क्या चीज़ करते हैं? वायुयान में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, वायुयान के पेंदी बनाने में किया जाता है। वायुयान के पेंदी बनाने में किया जाता है। वायुयान के पेंदी बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? तो बॉक्साइड का, एल्युमिनियम का उपयोग। ठीक है, और अगला इसका उपयोग क्या हो सकता है? जो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम से जानते हैं जो बर्तन बनता है। ठीक है, बर्तन बनाने में
ठीक है। अगला उपयोग क्या हो सकता है एल्युमिनियम का? तार बनाने में। एल्युमिनियम का हम सब क्या बना लेते हैं? तार, ठीक है। तो एल्युमिनियम का तार बनाने में किया जाता है किसका उपयोग? तो बॉक्साइट। बॉक्साइट का। देखिए बतला देते हैं आप सबको। तार सबसे अच्छा जो तार होता है, तार ये चांदी का होता है, और उसके बाद कॉपर का, उसके बाद होता है एल्युमिनियम का। लेकिन चांदी का तार इसलिए नहीं लगाया जाता अच्छा होते हुए क्योंकि इसका दाम अधिक होता है, और इसको मतलब अगर लगाएंगे तो मैंने रात छोड़ दीजिए, दिन में इसको गायब कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए एल्युमिनियम को नहीं लगाया जाता है। और कॉपर भी थोड़ा बड़ा कीमती आता है, कहीं कहीं लगाया जाता है कॉपर का। एल्युमिनियम को मैंने कि तार कॉपर का लगाया जाता है अधिकांश जगह, ठीक है। एल्युमिनियम को तो कम ही लगाया जाता है, कॉपर का लगाया जाता है, कॉपर सस्ता आता है, ठीक है। तो ये हो गया तार बनाने में। और इसका उपयोग क्या चीज़ करते हैं? वायुयान में करते हैं। ये लिख देता है ऐसे, वायुयान, वायुयान, ठीक है। एल्युमिनियम का जो होता है परत चढ़ाया जाता है, यह एल्युमिनियम का परत मिठाई पर भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम का परत मिठाई पर भी चढ़ाया जाता है। जो मिठाई के ऊपर ऊपर रहता है वो एल्युमिनियम का परत रहता है, ठीक है। और चांदी का भी रहता है, ठीक है। याद रखिए एल्युमिनियम और चांदी का परत मिठाई पर भी चढ़ाया जाता है खराब होने से बचाने के लिए एल्युमिनियम का। तो ये आपको इतना एल्युमिनियम के बारे में समझ में आया होगा। एल्युमिनियम का प्रमुख है, एल्युमिनियम के बारे में बतला दिए, मैग्नीज के बारे में बतला दिए, लोहा के बारे में बतला दिए। और बतलाते हैं आपको अब्रक के बारे में, और अब्रक और क्या बोलता है अब्रक और तांबा के बारे में, ठीक है। तो पहले ये आप नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं या थोड़ा हटते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको आप पहले इरेज करते हैं। आई होप कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। चलिए तो हम इस बतला दिए हैं। इतना में जो हम आपको बतलाए थे, जो लौह खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो 3 जगह बतलाए थे ना आपको। ये पश्चिमोत्तर, और ये पूर्वोत्तर, और ये पश्चिमोत्तर और दक्षिण। तो पश्चिमोत्तर वाला जो हम बतलाए थे या पूर्वोत्तर वाला, तो इसमें पूर्वोत्तर में आपको बतलाए थे सिंह भूमि जो होता है, जो आपको बतलाए हैं। और उड़ीसा ये सब नहीं लिखेगा, बस झारखंड उड़ीसा में पाया जाता है। लेकिन इसमें जो पाया जाता है प्रमुख जो है फेरस, मैग्नीज और कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, ये सब जो प्रमुख है, तांबा ये सब पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब पाया जाता है पूर्वोत्तर में। और दक्षिणोत्तर में हम बतलाए थे एलपीजी पाया जाता है, एलपीजी, और प्राकृतिक गैस और एलपीजी पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, सीसा, टीना, ये सब पाया जाता है, एसएनपीबी सब पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला बात देख लीजिएगा। और नहीं होगा जो सिंह भूमि बतलाया था उसमें, ये वाला 3 वाला क्षेत्र में, ठीक है। अब आते हैं हम अब्रक या अब्रक लिखा जाता है, अब्रक, ठीक है। अब्रक के बारे में बात किया जाए तो यह अब्रक जो है पहले एकमात्र ऐसा देश था भारत जिसमें केवल अब्रक पाया जाता था। दुनिया में केवल एक ही देश था अब्रक वाला, वो कौन था? भारत, ठीक है। अब्रक माने कि पाया जाता था भारत में, ठीक है। लेकिन पहले केवल भारत में पाया जाता था। पहले केवल भारत में अब्रक पाया जाता था, ठीक है। केवल और केवल भारत में अब्रक पाया जाता था। तो उसके बाद माने कि अब सबसे अधिक अब्रक चीन में पाया जाता है, चीन में पाया
जाता है। सबसे अधिक अवरक किस देश में पाया जाता है? चीन में। लेकिन पहले सिर्फ और सिर्फ भारत में होता था, अब सब देश में होता है अवरक। तो अवरक मैंने कि चीन में पाया जाता है सबसे अधिक। बात किया जाए अवरक के प्रकार के, तो अवरक 3 प्रकार का होता है। अवरक 3 प्रकार का होता है, और ये होता है मास्कोबाइट। मास्कोबाइट को सफेद अवरक भी कहते हैं। सफेद अवरक, ठीक है। और उसके बाद मास्कोबाइट बायोटाइट, इसको सफेद काला अवरक कहते हैं, काला अवरक, ठीक है। और ये मास्कोबाइट और बायोटाइट के बाद फ्लेगोमाइट, यह फ्लेगोमाइट को कहा जाता है भूरा या हरा अवरक, भूरा या हरा, ठीक है। भूरा या हरा अवरक कहा जाता है फ्लेगोमाइट को। तो अवरक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पाया जाता है। मास्कोबाइट या सफ़ेद अवरक, बायोटाइट या काला अवरक, और फ्लेगोमाइट अवरक पाया जाता है, ठीक है। अवरक उष्मा का, यह जो होता है अवरक, यह उष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। अवरक जो है उष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। ये बात याद रख लीजिएगा। और इसका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है, ठीक है। ये एक हो गया, इसका उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। विद्युत उपकरण में किसका उपयोग किया जाता है? या विद्युत उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? अवरक का, ठीक है। विद्युत उद्योग में अवरक का उपयोग किया जाता है। ये अवरक के बारे में सबसे प्रमुख बात है। अवरक बतलाए थे भारत में सबसे ज़्यादा पहले पाया जाता था, केवल एक ही देश भारत में, लेकिन चीन में सबसे अधिक पाया जाता है। अवरक के प्रकार बतला दिए। और अवरक का यह विद्युत उष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। और यह अवरक जो है, यह विद्युत उपकरण में या विद्युत उद्योग में अवरक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बतला दिए अवरक के बारे में। अवरक के बारे में बात किया जाए तो प्रमुख खदान के बारे में, प्रमुख खदान, ठीक है। प्रमुख खदान तो झारखंड में है, झारखंड में है सिंहभूमि, अवरक के लिए सबसे प्रमुख खदान। और झारखंड में उड़ीसा में कालाहांडी, ठीक है। कालाहांडी उड़ीसा में है। और मध्य प्रदेश में बालाघाट, MP, मध्य प्रदेश में है बालाघाट। और ये महाराष्ट्र में है नागपुर। याद रख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, BBI है, ठीक है। और नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में कौन है? तो नागपुर, ठीक है। और गुजरात में बड़ौदा। ये प्रमुख खदान है अवरक का, गुजरात में बड़ौदा, ठीक है। ये अवरक के प्रमुख खदान है, इम्पोर्टेंट है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये है अवरक के बारे में। अब आते हैं हम तांबा पे, ठीक है। तांबा पे आते हैं। तांबा के बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सब आपका क्वेश्चन जितना है सब बन जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं तांबा के बारे में। तांबा माने कॉपर माने 29, परमाणु संख्या, ठीक है। कॉपर के बारे में बतलाते हैं। कॉपर माने तांबा। इसको मैंने ये 29 याद बहुत आदमी को कम होता है, इसे देखिए, इसको याद रख लेंगे। 20 से 30 तक किसी को परमाणु संख्या याद नहीं रहता है, उसको कैसे याद रख सकते हैं? सस्ती वाली कार में फेंको नहीं काजल को, ठीक है। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं काजल को, इसी में आता है ये। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं काजल को, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं काजल को। सस्ती वाली कार में सस्ते, स्टेडियम, सस्ती माने स्टेडियम, टी से टाइटेनियम, ठीक है। वाली से वेनेडियम,
ठीक है। कार से क्रोमियम, कार से क्रोमियम, में से मैग्नीज, और फे से फेरस, को से कोबाल्ट, ठीक है, और नहीं से निकेल, और का से कॉपर, जल से जिंक, ठीक है। ये हो जाएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये है इसका, मतलब कि सस्ती वाली कार में फेंको नहीं काजल को। इसका परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, 20 से लेकर 30 तक, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो छूट गया क्या? सस्ती वाली कार में फेंको नहीं काजल को। सही है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सस्ती वाली कार में अच्छा यहाँ पर गलती है, 26 होगा, 27, और ये 28, और ये 29, और ये 30। सस्ती वाली कार में सही तो है। 24 चाहिए होता है, 25 होता है, 24। सस्ती स्टेडियम वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 20, अच्छा 21 होता है, 21, 22, 23, ठीक है, ऐसे होता है। चलो, तो ये आपको ये याद कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम आते हैं कॉपर में। तो कॉपर के बारे में जान लेते हैं, कॉपर के बारे में, ठीक है। कॉपर के बारे में जान लीजिए, इसका प्रमुख अयस्क, कॉपर का प्रमुख अयस्क होता है क्यूपाइराइट। कॉपर के प्रमुख अयस्क क्यूपाइराइट होता है। क्यूपाइराइट माने CuFeS2, ठीक है। इसका सूत्र होता है क्यूपाइराइट, और दूसरा होता है क्यूप्रम, क्यूप्रम, ठीक है। इसका सूत्र होता है Cu2S, ठीक है। कॉपर के प्रमुख अयस्क कौन कौन है? कॉपर पाइराइट और क्यूप्रम, ठीक है। ये किसका अयस्क है? तो कॉपर का। कॉपर के बारे में बात किया जाए तो यह भारत में 9 के बराबर पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में बात करें, यह भारत में 9 के बराबर, माने कि 9 के बराबर 1% है, केवल और केवल कितना परसेंट? 1%। भारत में कॉपर कितना परसेंट है? केवल और केवल 1% भारत में कॉपर पाया जाता है। तो यह भारत में 9 के बराबर है, ठीक है। भारत में यह 9 के बराबर है। बात किया जाए कॉपर भारत में 9 के बराबर है, 1% है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो यह एक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड में, और यह घाटशिला में होता है, घाटशिला, और दूसरा झारखंड, और ये पाया जाता है झारखंड के बाद राजस्थान, ठीक है। और यह राजस्थान में मैंने कि कॉपर पाया जाता है, और यह राजस्थान में खेतरी में, राजस्थान में 2 जगह पाया जाता है कॉपर। सबसे ज़्यादा VVI है खेतरी में पाया जाता है, VVI है यह। मान कि तांबा के लिए प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है जहाँ पे तांबा पाया जाता है? तो ये खेतरी में, ठीक है। एक देवरी 2 जगह कॉपर पाया जाता है यहाँ पे। और तीसरा में मैंने कि सबसे ज़्यादा मैंने कि कॉपर कहाँ पाया जाएगा? MP, मध्य प्रदेश, MP, ठीक है। MP में बालाघाट, ठीक है। कॉपर पाया जाता है सबसे ज़्यादा झारखंड में, घाटशिला में इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में खेतरी और देवरी में, और मध्य प्रदेश में बालाघाट में कॉपर पाया जाता है। ये VVI है खेतरी में। खेतरी किसके लिए फेमस है? तो कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसके लिए प्रमुख अयस्क का जो कहाँ उत्पादन करता है उसको पहले बता दें, लेकिन पहले इसमें हम बता देते हैं कॉपर के बारे में। जो कॉपर जो है जो क्या क्या बनता है? कॉपर यूज करते हैं आपको, ये हमको पढ़ाना भी नहीं है, वैसे बता दिया केमिस्ट्री का टॉपिक है कॉपर के बारे में। तो कॉपर से मिलने पर देखिए पित्तल है, पित्तल किन धातुओं के मिलकर बनता है? तो तांबा जस्ता से, तांबा और जस्ता
जस्ता, ठीक है। पित्तल किन धातु से मिलकर बनता है? तांबा जस्ता। तांबा माने Cu, जस्ता माने Zn, ठीक है, जिसमें तांबा की मात्रा बहुत होती है, पूरा तांबा ही की मात्रा होती है। तो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है पित्तल। इसको याद कैसे रख सकते हैं? पिताजी, पिताजी यानी पी से पित्तल किन धातु से मिलकर बनता है? पिता से तांबा और जैसे जस्ता, ठीक है। पित्तल किन धातु से मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता से, ठीक है। कांसा, आप जान लेते हैं कांसा। कांसा किन धातुओं से मिलकर बनता है? यह तांबा और टीना से, तांबा प्लस टीना, ठीक है। तांबा माने Cu प्लस Sn से मिलकर बनता है कांसा, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉपर के बारे में बतलाए, कॉपर के प्रमुख है, इसको बतला दिए। कॉपर उत्पादन भारत में कितना होता है ये बतला दिए। और ये यानी कि कॉपर के प्रमुख मिश्रण से क्या क्या बनता है ये बतला दिए। आपको अब की बात जानना है, ये ठीक है और इसी का ट्रिक है। चलिए अगला हम जान लेते हैं जे कहाँ पर कौन कौन सा जगह है जहाँ पे कौन कौन सा जगह पे क्या मिलता है जो प्रसिद्ध है। जैसे हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना लाल में। तो ये वाला जान लेते हैं। प्रमुख खदान, इरेज करे, प्रमुख खदान, प्रमुख खदान एक में है हीरा। हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के पन्ना लाल, ठीक है। दूसरा सोना। सोना पाया जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटक में कहाँ पाया जाता है? तो कोलार गोल्डफील्ड मतलब है कोलार गोल्डफील्ड, ठीक है। और तीसरा में यूरेनियम माने यू यानी क्या पाया जाता है? ये हम आपको पहले से बतला दिए हैं। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो जादूगोरा के खाने, जादूगोरा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है खेतरी के खाने। खेतरी जो हम आपको पहले बतला दिए हैं, खेतरी कहाँ है? राजस्थान में। खेतरी कहाँ है? राजस्थान। जो इतना है, इतना सबसे प्रमुख है। और बात करें एक आध दो को और बतला दें, जैसे लोहा कुद्रेमुख आपको बतला है कर्नाटक में है, कर्नाटक। और लोहा ये हो गया लोहा। और माने कि तो लोहा के बारे में हम और पहले से बतला चुके हैं जो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये तो है बालाघाट, यहाँ पे पहले बतलाया है ना? नहीं, वेलाडीला में पाया जाता है लोहा। और वेलाडीला कहाँ है? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये हम आपको जो माने कि हो सका ये बतला दिए हैं। आपको एक आध दो जो छूट गया है, जैसे कि बॉक्साइट के लिए सबसे प्रमुख बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यह होता है कैराना नामक जगह पर, गुजरात में, ठीक है। बॉक्साइट वाला है, एक कहाँ लिख दे बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट कहाँ होता है? कैरा नामक जगह पर, कैरा जो कि गुजरात है। इसी में आप लिख सकते हैं, जगह नहीं है कैरा। कहाँ है कैरा? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। और बॉक्साइट के लिए एक है झारखंड में भी, झारखंड में है बगेरा की क्या बोला जाता है? वो बगेरा ही ऐसा ही नाम है, बेगारू, ठीक है, ऐसा ही नाम है बेगारू, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या पाया जाएगा? झारखंड में प्रमुख है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध जगह है जहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आपको जो हो सका हम सबको संपूर्ण ये बतला दिए हैं खनिज संसाधन में। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो से संपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा और ये बहुत ही मददगार आपको साबित होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।